टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। और एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पूछा है जाकर कौन सा एक सदस्य है जो मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी जो रिलेट करती है वो बैंक से रिलेट करती है। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो आरबीआई की, उसमें कौन सा एक सदस्य एग्जिस्ट होते हैं, उनमें से कौन से सदस्य मतलब कि उपलब्ध होते हैं, शामिल होते हैं? तो उसमें आरबीआई गवर्नर शामिल होता है, डिप्यूटी गवर्नर शामिल होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई भी शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल सदस्य जो होते हैं वो उनकी संख्या होती है जाकर 6। 3 सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से। बात पल्ले पड़ी। तो 3 होंगे सरकार की तरफ से, 3 होंगे आरबीआई की तरफ से, तब जाकर बनती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अगर चलाना है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कोई मतलब कि उसमें जो चीज़ पास होने के लिए, तो उसमें कम से कम 4 मेंबर्स की बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कौन जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है? तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है वो होता है आरबीआई गवर्नर। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से हैं? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है। ये है जाकर 23, 24, 25, ये 25वें गवर्नर है। ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन्फ्लेशन बैंड ऑफ आरबीआई है, यानी कि जो आरबीआई का एक इन्फ्लेशन बैंड होता है, महंगाई बैंड। महंगाई बैंड का मतलब ये होता है कि महंगाई को 2%, सॉरी 2% और 6% के बीच में रखना होता है। बात पल्ले पड़ी, 2% और 6% के बीच में। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन बैंड। ये 2% 6% के बीच में आरबीआई इसको क्या करती है? मैनेज करती है। कैसे भी कि महंगाई 2 और 6% के बीच में बनी रहे। इस बात को याद रखना जाकर। तो इन्फ्लेशन बैंड क्या होगा? 4 ± 2%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस साल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार? यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी पहली बार कब बनी, यानी किस साल में आई सामने? तो वो आई थी 2016 में। कब आई थी? 2016 में। एमपीसी का मतलब याद रखना जाकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वॉज एडेड इन अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट। मतलब कहने का है आरबीआई के किस एक्ट के तहत, यानी कि 45 ZB एक्ट के तहत किस साल उसको ऐड किया गया था? तो 45 ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 1934 में ऐड किया गया था। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा जाकर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिकमेंडेड बाय होम। मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, जो बनाने के लिए किसकी सिफारिश, किसने सिफारिश दी थी? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने के लिए जो सिफारिश दी थी उर्जित पटेल ने। किसने दी थी? उर्जित पटेल ने। ये भाई मेरे 24वें गवर्नर हैं। कौन से? 24th गवर्नर हैं उर्जित पटेल। ठीक है। जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को सिफारिश किया था इसको बनाने के लिए। ठीक है। आज की डेट में 24 मतलब कि ये जो अभी शक्तिकांत दास हैं इनसे पहले वाले गवर्नर थे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि मौद्रिक नीति जो होती है, अगर मौद्रिक नीति समिति में जो न्यूनतम सदस्यों की जरूरत होती है वो कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कितने सदस्यों की? 4 सदस्यों की। मतलब कहने का मतलब यह है क्यों जरूरत पड़ती है 4 सदस्यों की। जैसे कि मैंने कहा, मान लो जैसे कि 6 सदस्य थे, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 गवर्नमेंट के और 3 होते हैं आरबीआई के। 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के। अगर मैंने कहा कि भाई मेरे सभा लगानी है, यानी कि सदन में, मान लो सदन का मतलब होता है कि मान लो इन लोगों के बीच चर्चा होनी है, तो चर्चा भाई मेरे जब भी हो सकती है जब तक कि मिनिमम 4 सदस्य ना हो। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से टूल इज इन क्वांटिटेटिव और जनरल फैक्टर ऑफ, यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है या टूल है जिसे क्वांटिटेटिव अथवा जनरल फैक्टर ऑफ किसका कहा जाता है, जनरल फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक जनरल फैक्टर है, सामान्य कारक है, ठीक है, या उसको कह सकते हो क्वालिटेटिव फैक्टर है, ठीक है। तो इनमें से कौन है आपको ये बताना है। देखो, बात की गई है क्वांटिटी की, क्वालिटी की बात नहीं की गई, बात की गई क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी में जब भी कहेंगे तो CRR आएगा, कैश रिजर्व रेशियो फुल फॉर्म होता है। SLR आएगा, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है इसका फुल फॉर्म। रेपो रेट आएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो ऑल आर ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन ज़्यादा आपका करेक्ट है। क्वालिटेटिव फैक्टर में क्या आएगा, CRR, SLR, रेपो रेट। बात पल्ले पड़ गई, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज इन क्वांटिटेटिव जनरल फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव जनरल फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बात पल्ले पड़ी। तो जाहिर सी बात है आपको बताना है कि जो कौन से इनमें से हैं जो जनरल फैक्टर हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्वांटिटेटिव जनरल फैक्टर हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिनका टूल्स के रूप में यूज किया जाता है। तो मौद्रिक नीति में जिन क्वांटिटेटिव जनरल फैक्टर्स का यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के रूप में, वो इनमें से रिवर्स रेपो रेट है, MSF रेट है, बैंक रेट है, SDF रेट है। इनमें से चारों हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, यानी कि ये सभी फैक्टर हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको मैं अगर ये लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, जैसे कि CRR अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, SLR अभी मैंने बताया था, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद होता है MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। इसके अलावा होता है बैंक रेट, होता है बैंक रेट। इसके अलावा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि SDF रेट। इसके अलावा होता है जाकर OMO यानी कि ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, ठीक है। इतने जो होते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, वो वाले थे क्वांटिटेटिव, अगला पूछा है आपसे इनमें से कौन सा है जो एक क्वालिटेटिव फैक्टर है मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी क्वालिटेटिव बोल सकते हो या सिलेक्टिव फैक्टर बोल सकते हो किसका। देखो, यहाँ पर बात जब भी की जाएगी क्वालिटी की बात की जाएगी, क्वालिटी मतलब किसी चीज़ को अच्छा बुरा कहने के लिए, ठीक है। और क्वांटिटी का मतलब होता है जब उसकी में मात्रा की बात की जाए, अमाउंट की बात की जाए, कुछ परसेंटेज बताई जाएगी। लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्वालिटी में उसकी अच्छाई और बुराई बताई जाएगी, ठीक है। जैसा कि पहला दिया हुआ है, मोरल सुएसन, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर रेगुलेशन, गाइडलाइंस, क्रेडिट राशनिंग, और या फिर दिया है ऑल आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा होगा जो क्वालिटेटिव फैक्टर होगा। तो पहला दिया है मोरल सेशन। मोरल सेशन वो होता है भाई मेरे, जब क्या बोलते हैं जाकर बैंक को लोगों को मोटिवेट करते हैं, यानी कि मोटिवेशन से रिलेट होता है, बस इतना याद रखिए जाकर, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये होता है ये पेनाल्टी से होता है, जब बैंक भुगतान या पेनाल्टी लगाती हैं, जैसे RBI क्या करता है बैंकों को मोटिवेट करता रहता है, तो मोरल सुएसन हो गया। उन पर कोई पेनाल्टी लगा दी उन्होंने, मान लो SDF रेट नहीं पूरा कर पाया तो उसके लिए पेनाल्टी लगा दी, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन बोल दिया। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है जाकर कि मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट से, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला है कंज्यूमर रेगुलेशन। कंज्यूमर के लिए कभी नियम ज़्यादा दे दिए जाते हैं, कभी मतलब ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर रेगुलेशन। अगला होता है गाइडलाइंस। क्या होता है अगला, गाइडलाइंस, यानी कि निर्देशन की बात की गई, यानी कि प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को देना। फिर क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है, उधार साख। क्या होता है, उधार साख, यानी कभी कभार उधार लेने पर प्रतिबंध यानी कि लगा दिया जाता है, लिमिट लगा दी जाती है, उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। बात पल्ले पड़ गई है, ठीक है। तो ये जितने भी इसमें दिए हुए हैं ये सारे ही क्वालिटेटिव फैक्टर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मार्जिन भाई मेरे जब भी रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप एक्चुअल में, पता क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब प्रॉफिट से ही होता है। देखो कैसे, मार्जिन रिक्वायरमेंट का प्रॉफिट कैसे हुआ। आपने लोन सुना होगा, लोन, और एक चीज सुनी होगी कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल भाई मेरे वो वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने कहा, मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोलेट्रल एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। एक होता है मूवेबल, जिसको आप, यानी कि उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको बोलेंगे मूवेबल। एक होता है इमूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। इमूवेबल का मतलब ये होता है जो भाई मेरे एक जगह से जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप क्या गए, बैंक के पास गए और बैंक से कहा कि भैया हमें लोन लेना है। क्या क्या लेना है? लोन लेना है, ठीक है ना। तो लोन लेने अब जब जाएंगे तो आपको लोन दो भाई मेरे जब भी देगा, कोलेट्रल वैल्यू वो वैल्यू होते हैं जिसे आप गिरवी रखते हो ना, जैसे कि मान लो अपने घर रख दिया गिरवी, तभी ना लोन देगा, ऐसा तो देगा नहीं। तो जो भाई मेरे वैल्यू, जैसे आपने गोल्ड रख दिया तब लोन दे सकता है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि लोन हमेशा कोलेट्रल वैल्यू से कम होगा, पहली चीज। और कोलेट्रल जो आप गिरवी रखते हो या तो मूवेबल होगा, मूवेबल का मतलब जैसे कि एग्जांपल गोल्ड ले सकते हो। और जो जा नहीं सकता है इधर उधर, उसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, जैसे कि खेत वगैरह वहां जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो और ये भी याद रखना कि कोलेट्रल वैल्यू, सॉरी, लोन वैल्यू कोलेट्रल वैल्यू से हमेशा कम होती है, ठीक है। और आपसे पूछा मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट लोन और कोलेट्रल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज क्रेडिट राशनिंग, यहाँ पर गलत ये लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज करता हूँ। क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। उधार साख क्या है? क्या पूछा आपसे? क्रेडिट राशनिंग यानी कि उधार साख क्या है, आपसे ये सवाल पूछा है, ठीक है। तो उधार साख क्या होता है भाई मेरे, कि, अच्छा एक, चलो अच्छा बात की बात करते हैं, चलो बता ही देता हूँ। अच्छा चलो पहले से क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है उधार साख। क्या होता है? उधार साख, या उधार राशनिंग भी बोल सकते हो। मैंने बोला था कि उधार साख का मतलब ये है कि मैंने कहा लोन पर भाई मेरे क्या लगा दी जाती है? लिमिट। यानी कि उधार साख का मतलब है कि लोन पर लिमिट लगा दी जाती है। कभी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, कभी लिमिट कम कर दी जाएगी। मतलब जैसे कि कहने का मतलब है, कभी लोन आप जाएंगे तो बैंक वाले आसानी से दे देते हैं, कहते हैं भैया ले जाओ, लाखों रुपए मतलब कि लोन देते हैं, ठीक है। तब उस नियम ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। और कभी कभार आप लोन लेने जाते हैं तो भैया कहते हैं भैया हम 200 रुपये का लोन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यहाँ पर दिया 1 लाख, तो मैं कह लेता हूँ 20,000, ठीक है। तो मैंने कहा वो 20,000 तक दे सकते हैं लोन। तब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग क्रेडिट राशनिंग कर देते हैं, क्योंकि लोन पर लिमिट लगा देते हैं। अच्छा, बात पल्ले पड़ गई। तो क्रेडिट राशनिंग क्या होगा? तो क्रेडिट राशनिंग जो होता है, जब भाई मेरे आपके लोन पर क्या कर दी जाए? लिमिट लगा दी जाती है, कि लिमिट कभी कम, कभी लोन कम मिलता है, कभी लोन ज़्यादा मिलता है। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, अगर मैं कहूँ कि लोन पर लिमिट, अगर लोन पर लिमिट क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए। क्या कर दिया जाए? लोन की लिमिट बढ़ा दी जाए। यानी कि लोन पर लिमिट लगाने का मतलब ये हुआ कि लोन पर लिमिट लग गई तो लोन कम जाएगा, बात पल्ले पड़ी। और लोन कम जाएगा तो आप ये बताओ कि मनी सप्लाई कैसी होगी? तो मनी जो सप्लाई होगा, यानी कि पैसा जो होगा जनता के पास, वो भाई मेरे कैसा जाएगा? कम जाएगा, बात पल्ले पड़ी। जब मनी सप्लाई कम हुआ, लोगों के पास पैसा कम गया, तो आप कहोगे इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को बोलेंगे जाकर। तो महंगाई भाई मेरे क्या होगी? कम रहेगी। अगर मनी सप्लाई कम तो महंगाई कम, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा तो महंगाई ज़्यादा, बात पल्ले पड़ी। और अगर लोन लिमिट को हटा दिया जाए, यानी कि लोन लिमिट को कम कर दिया जाए, तो लोन लिमिट कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई जो होगी भाई, पैसा जो हो जाएगा लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई भी भाई मेरे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बात पल्ले पड़ी। ये होता है, ठीक है। तो क्रेडिट राशनिंग इसमें कभी कभार आपसे पूछा है कि अगर लोन पर लिमिट लगा दी जाए तो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, या मनी सप्लाई कैसी होगी, आपसे ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, ठीक है।
तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या हुआ कि लोन पर लिमिट लगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या है आपसे पूछा है। रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम पढ़कर आए थे OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब आरबीआई क्या करती है, किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करती है, मार्केट में खरीदती है या फिर बेचती है। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, जब आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में या तो खरीदेगी या फिर बेचेगी, उसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। अब एक बात और चीज़ समझ लो, यहाँ का आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि भाई मेरे, मैंने कहा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, आपसे यही पूछा है। अगर आरबीआई क्या करेगी, ओएम को यानी किसी सिक्योरिटी को गवर्नमेंट की, या तो सेल करेगी, यही मैंने बोला है ना, और या तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सिक्योरिटी को या तो बाई करेगी, दो ही चीज़ हो सकती हैं। बात पल्ले पड़ी। अगर आरबीआई क्या करती है, जाकर बेचेगी, तो अगर आरबीआई जब किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी तो खरीदेगा भी तो कोई ना, तो खरीदेगा कौन, खरीदेगी पब्लिक। कौन खरीदेगी, पब्लिक। अब पब्लिक ने क्या कर लिया, बाई कर लिया, ठीक है। और फिर ये बात पल्ले पड़ गई, पब्लिक ने बाई कर लिया, क्या कर लिया, पब्लिक बाई कर लिया, पब्लिक ने बाई कर लिया। अगर पब्लिक ने बाई किया है तो जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, भाई पब्लिक ने खरीदा है तो उसके पास पैसे कम हो गए ना लोगों के पास। तो आप कहोगे मनी सप्लाई जो थी वो भाई मेरे क्या हो जाएगी, उनके पास कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई जो होगी जाकर, यानी कि इन्फ्लेशन जो हो जाएगी जाकर, वो भी भाई मेरे कम हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी। यानी कि जब आरबीआई सेल कर रही थी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो लोग खरीद रहे थे, लोगों ने खरीदा तो उनके पास पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आरबीआई ने मान लो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा, तो खरीदेगा तो भाई मेरे पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक भाई मेरे बेचेगी। अगर पब्लिक बेचेगी तो पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा, भाई पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा, पब्लिक बेचेगी तो जाहिर सी बात है इनको पैसा नहीं मिलेगा रिटर्न में, तो पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिलेगा तो आप खुद सोचो, मनी सप्लाई इनके पास ज़्यादा हो जाएगी, इनके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया तो भाई मेरे सब कुछ क्या हो जाएगा, महंगाई भी भाई मेरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात पल्ले पड़ी। यानी कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हो रही थी, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। समझ में आ गया। तो आपका जो मतलब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो, ठीक है, याद रखना है बस। तो पहले वाले का ऑप्शन जो था सी करेक्ट था। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि अगर आरबीआई क्या कर दे, किसी सिक्योरिटी को बेचने लगे या खरीदने लगे तो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, ऐसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CRR वेस्ट इन विच अंडर सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो CRR का मतलब क्या है, पहले ये समझो। इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशियो 1934, आरबीआई के किस एक्ट के तहत 1934 के अंदर निहित है। तो आरबीआई एक्ट के 1934 में किसके तहत निहित है, तो आप कहेंगे 42, यानी कि आरबीआई का जो 42वां एक्ट है जो 1934 में बनाया गया, कानून बनाया गया CRR के लिए, तो ये किस में निहित है, 42वें अंडर सेक्शन 42 के तहत निहित है। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एस एल आर का मतलब क्या है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एसएलआर जो होता है वेस्ट इन विच अंडर सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949, यानी कि जो एसएलआर को जो था बैंकिंग रेगुलेट करने के लिए 1924 में 1949 में किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो भाई साहब इसको जो निहित किया गया था एसएलआर को, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो को, इसको किया गया था
24वें किसके एक्ट के तहत, 24वें कानून के तहत 24वां एक्ट बनाया गया, जिसके तहत एसएलआर को 1949 में रखा गया। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसएलआर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पर भाई मेरे एसएलआर का मतलब होता है स्टेचुरी होना चाहिए था, स्ट्रक्चरल नहीं होगा, ठीक है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कैन बी मैक्सिमम, एसएलआर यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है, तो एसएलआर जो हो सकता है, एसएलआर जो हो सकता है वो अधिकतम जो होता है वो 40% हो सकता है। कितना हो सकता है, 40%। बात पल्ले पड़ी, यानी कि एक्चुअल में एसएलआर होता क्या है, एसएलआर वो भाई मेरे होता है जब हर बैंक को क्या करना पड़ता है, अपनी कुछ जो उसके पास कुल डिपॉजिट हो उसका कुछ परसेंटेज, मतलब क्या होता है देखो मैं बताऊं, मैंने कहा मान लो A% था, ठीक है, और टोटल डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि बैंक बैंक के पास जो कुल डिपॉजिट हो ना उसका कुछ प्रतिशत जो होता है जाकर, ये होता है, यही होता है एसएलआर, जो कुछ परसेंटेज बन रहा है ना। तो बैंक जो होगी, कोई भी किसी ने बैंक खोली, ठीक है, तो उस यानी कि उसने उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत जो होगा अपने पास रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, ये ऐसा नियम बनाया गया है, ठीक है। और जो जो हो सकता है मैक्सिमम परसेंटेज वो रख सकता है, वो 40% से ज़्यादा नहीं रख सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर एस एल आर यानी कि ये यहाँ पर फिर गड़बड़ है, स्टेचुरी होगा, इफ एस एल आर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो इज नॉट फुलफिल देन दैट हैव टू पे, मतलब कहने का मतलब है अगर एस एल आर कोई बैंक मैनेज नहीं कर पाई, अगर मतलब उसने 40% क्या बोलते हैं जाकर, अ, मतलब उसका कुछ प्रतिशत अपने पास बैंक को नहीं रख पाती है, मैनेज नहीं कर पाती है एसएलआर, जितना बैंक रिक्वायर करती है, देखो एसएलआर हर साल बदलता रहता है, ठीक है। तो एसएलआर अगर बैंक क्या करती हैं, अगर अपने पास कुछ नहीं रख पाती हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगी, तो उनको एक पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनाल्टी वो कितने की होगी, वो भाई मेरे बैंक रेट का 3% होगी। किसका होगी, बैंक रेट का 3%। समझ रहे हो कि नहीं, बैंक रेट से 3% ज़्यादा उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जितनी वो बैंक रेट होगी ना उस बैंक रेट से 3% ज़्यादा। बात पल्ले पड़ गई, मुझे लगता है इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी, यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कथन सही है एनडीटीएल और टोटल डिपॉजिट से संबंधित, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिपॉजिट, क्या मैंने बोला है, एनडीटीएल सॉरी, ठीक है। तो एनडीटीएल का मतलब होता है जाकर भाई मेरे डिमांड, क्या बोल रहा हूँ, एनडीटीएल, हाँ एनडीटीएल या फिर टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो एनडीटीएल और टाइम डिपॉजिट होता है, तो इनमें से पूछा है जाकर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि एनडीटीएल और टोटल डिपॉजिट में क्या आता है, तो टोटल डिपॉजिट में आता है जाकर देखो, एनडीटीएल कह लो चाहे टोटल डिपॉजिट कह लो, तो एनडीटीएल और टोटल डिपॉजिट जो होता है जाकर एक्चुअल में इसके दो चीज़ें इसमें होती हैं, मैं बताता हूँ क्या। टोटल डिपॉजिट में भाई मेरे और या फिर एनडीटीएल में क्या आएगा, इसमें आएगा, एक आता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है टाइम डिपॉजिट। क्या होता है, टाइम डिपॉजिट। बात पल्ले पड़ी। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, और करंट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आएगा, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। और तो टाइम डिपॉजिट में क्या आएगा, टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट आता है और रिकरिंग डिपॉजिट आता है। मतलब कहने का क्या है कि डिमांड डिपॉजिट में भाई साहब जब भी होगा ना, आप बचत खाता या फिर चालू खाता को रखेंगे, बात पल्ले पड़ी, और मतलब कि एक रोजमर्रा वाला काम हो जाता है। और जबकि टाइम डिपॉजिट में कुछ समय के लिए फिक्स किया जाता है, इसमें बार बार क्या करना पड़ता है, मतलब डिपॉजिट करना पड़ेगा लेकिन एक समय पर, ठीक है। ये होता है टाइम डिपॉजिट के लिए, ये होता है डिमांड डिपॉजिट के लिए। आपसे पूछा है कि एनडीटीएल और टोटल डिपॉजिट का यहाँ पर मतलब क्या है, कौन सा कथन इसमें सही है, तो एनडीटीएल और टोटल डिपॉजिट का मतलब डिमांड डिपॉजिट होता है और टाइम डिपॉजिट होता है, दोनों मतलब होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आपसे अगला पूछा है कि सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट कम्स इन। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट जो आते हैं किस में आते हैं? डिमांड डिपॉजिट में आते हैं, टाइम डिपॉजिट में आते हैं, किसी में भी नहीं आते हैं। सभी कथन सही हैं। तो भाई मेरे जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, अभी मैंने बताया था कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट जो होते हैं, जाकर आप बचत को रखेंगे बचत खाता, और चालू खाता को डिमांड डिपॉजिट में रखते हैं। किस में रखते हैं? डिमांड डिपॉजिट में। इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट कम्स इन, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट किस में आता है? डिमांड डिपॉजिट में? नहीं। टाइम डिपॉजिट में? यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। आपसे पूछा है 1% जो होता है वो 100 BPS के बराबर बेसिस पॉइंट होता है, मतलब BPS का मतलब बेसिस पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसके बराबर होता है, यानी कि नहीं। 1.5% जो होता है 50 BPS के बराबर होता है, नहीं। 0% इक्वल 100 BPS के बराबर होता है, नहीं, ये भी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसमें ऑप्शन जो होगा डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्योंकि 0.25% जो होता है वो भाई मेरे 100 BPS के बराबर होता है। बात पल्ले पड़ी, 0.25% 100 BPS के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू अनदर बैंक, मतलब क्या है कि जब क्या करती है RBI, क्या करती है RBI, क्या करेगी, मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। RBI क्या करेगी, जब किसी दूसरी बैंक को लंबे समय के लिए लोन देती है, क्या करती है लंबे समय के लिए किसी दूसरी बैंक को देती है, लोन देती है, और विदाउट कोलेट्रल, मतलब बिना किसी गारंटी के। विदाउट कोलेट्रल का मतलब बिना किसी कोई गिरवी रखे चीज उसको उधार देती है, ठीक है, और लंबे समय के लिए। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है बैंक रेट। मतलब उससे कोई भी कोलेट्रल वैल्यू जो थी जाकर भाई मेरे नहीं ली। RBI किसी भी बैंक को जब उधार देती है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गिरवी के, तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। बात पल्ले पड़ी। और लंबे समय के लिए देती है, इसको बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन अगेंस्ट कोलेट्रल वैल्यू। यहाँ पर अगेंस्ट कोलेट्रल वैल्यू का मतलब भाई मेरे ये हो गया कि अब आपको गिरवी रखकर ही भाई मेरे जब बैंक लोन देती है, RBI क्या करेगी, किसी भी मतलब किसी दूसरी बैंक को, ठीक है, और आपसे गिरवी रखकर कोलेट्रल वैल्यू लेकर RBI क्या करेगी, किसी दूसरी बैंक को कोई चीज़ गारंटी रखकर जब बैंक लोन देती है, और कितने समय के लिए? शॉर्ट टर्म समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। बात पल्ले पड़ गई, यानी कि रेपो रेट। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इन The interest rate at which RBI provides overnight emergency loan to bank by dipping in SLR security, which is known as। तो मतलब कहने का है कि जब इंटरेस्ट रेट यानी किसी दर पर, ब्याज दर पर RBI क्या करती है, जाकर केवल केवल रात भर के लिए, यानी कि इमरजेंसी में रात भर के लिए लोन देती है। ठीक है, और लोन देती है, ठीक है, रात भर के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको भाई मेरे जब बोलते हैं जाकर MSF रेट, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलेंगे। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई।
यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब बात ओवरनाइट इमरजेंसी की हो ना तो उसको बोलेंगे एमएसएफ रेट। अगला क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक प्रोवाइड लोन टू आरबीआई अगेंस्ट कोलेट्रल। मतलब क्या है? जब कोई दूसरी बैंक जो होती हैं, जाकर कोई भी दूसरी बैंक हो, मैंने कहा लिख दिया अदर बैंक। जब कोई दूसरी बैंक क्या होती हैं, आरबीआई को लोन देती हैं। आरबीआई पहले लोन मैंने बोला था आरबीआई लोन पहले दे रहा था, अभी आरबीआई खुद खुद ही लोन ले रहा है, यानी कि अदर बैंक जब आरबीआई को लोन क्या करती हैं, जाकर देती हैं। ठीक है, और वो भी किसके अगेंस्ट कोलेट्रल, यानी कि अगेंस्ट कोलेट्रल। ठीक है, जब अगेंस्ट कोलेट्रल की बात की जा रही है तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। बात पल्ले पड़ी। यानी कि जब कोई दूसरी बैंक कोलेट्रल यानी कुछ गिरवी रखकर जब आरबीआई को लोन देंगी तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक प्रोवाइड्स लोन टू आरबीआई विदाउट कोलेट्रल वैल्यू। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब कोई दूसरी बैंक जो होती है जाकर आरबीआई को बिना किसी गारंटी के लोन देती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यानी कि एसडीएफ रेट। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ रेट इंट्रोड्यूस की गई किस साल? किस साल? ओनली फॉर कमर्शियल बैंक्स, यानी कि वाणिज्यिक बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए जो एमएसएफ रेट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई थी जाकर इन 2022 फॉर हैं फॉर ऑल बैंक्स। ये तो इसका आंसर पहले से इसमें नहीं था, होना चाहिए था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड विच ईयर। ठीक है, तो कौन से साल? 2022 में। सभी बैंकों के लिए थे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जबकि एमएसएफ केवल कमर्शियल बैंक के लिए थी। अगला क्वेश्चन क्या है? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि एलएएफ इंट्रोड्यूस किया गया किस साल? वो भी सभी बैंकों के लिए। यानी कि एलएएफ को इंट्रोड्यूस किया गया था किस साल? सभी बैंकों के लिए। तो 1998 में लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? बात मैं ये बताऊं, लिक्विडिटी का मतलब होता है केवल जिसको भाई मेरे जो कैश फॉर्म में हो, जो मतलब कि क्या बोलते हैं, कैश फॉर्म में का मतलब ये होता है जैसे कि गोल्ड होता है। ठीक है, गोल्ड जब चाहो आप नगद भुगतान करा सकते हो। बेस्ट एग्जांपल गोल्ड होता है लिक्विडिटी का। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल है लिक्विडिटी का तो आप कहेंगे गोल्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन। यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य, आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन। यानी कि आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति को मेंटेन करने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेल्थ होती है, पूंजी होती है, एक्सचेंज रेट होती है, ग्रोथ होती है, प्राइस को स्टेबिलिटी रखना। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि उसको प्राइस को स्टेबल रखना, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे, यानी कि 4 प्लस माइनस के 2 बैंड होना चाहिए, यानी कि दो महंगाई रहे या 2 से ज़्यादा, लेकिन 6 से कम, या फिर 6 हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम सीलिंग ऑफ सीआरआर इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन बैंक्स। यानी कि
जो अधिकतम हो सकती है, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम जो हो सकती है, CRR, जो यानी कि RBI के द्वारा बैंकों पर लगाया जाता है, वो अधिकतम कितना हो सकता है? मिनिमम 3%, मैक्सिमम 20%, मिनिमम 4%, मैक्सिमम 20%, और मिनिमम 4%, मैक्सिमम 15%। सिंस 2006 देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल ऑफ CR। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये होता है जाकर क्या बोलते हैं जाकर CRR, तो CRR जो होता है वो भाई मेरे कोई फिक्स मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता है। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि 2006 में देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल ऑफ CR। यहाँ पर कोई भी इसका मिनिमम नहीं होगा, कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा, CRR में नहीं होता है। जबकि SLR जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड इन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी? NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जिसको नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी में शामिल किया गया है? तो ना, आप ये बात जानते हो उसमें क्या क्या आता है, मैं बता देता हूँ। उसमें आता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और आता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जबकि टाइम डिपॉजिट में आता है फिक्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। ठीक है, सॉरी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आपसे पूछा है जो भाई मेरे NDTL में नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक में शामिल किया जाता है, तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट अक्योर्ड ऑन डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड, पैड अप कैपिटल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था वैसे। ठीक है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात बोली है दोनों में से, तो मुझे एक को तो चूज करना पड़ेगा। तो आपको लगाना पड़ेगा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन ए रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक? अच्छा, देखो वही था, ये पहला वाला क्वेश्चन नहीं था। मैंने बोला था कि अगर वैसे भी चूज करना पड़ेगा आप पहले वाले को लगाएंगे, लेकिन वही सेम क्वेश्चन आंसर आया है, तो इसमें ए और बी आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, ओनली ए एंड बी, पहला ऑप्शन सेम, पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था डिमांड डिपॉजिट में करंट और सेविंग अकाउंट आएंगे और फिक्स डिपॉजिट और कैश सर्टिफिकेट आएंगे टाइम डिपॉजिट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? What is the maximum ceiling of SLR imposed by RBI on banks? यानी कि मैक्सिमम SLR बाई मेरे RBI कितना लगा सकती है, कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे 40%। ये मैं बता चुका हूँ, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग एसेट इज आर एलिजिबल टू बी इंक्लूड इन SLR? यानी कि SLR में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति को शामिल किया जाता है, आपसे पूछा है। तो आपसे पूछा है यानी कि SLR, तो SLR का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। स्टेचुरी, लिक्विडिटी रेशियो। तो जब बात लिक्विडिटी की जाएगी, तो तब भी आप कहेंगे जाकर या तो नगद हो या फिर गोल्ड हो, पैडअप। तो क्या हो सकता है? कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है, और पैडअप कैपिटल ऑफ बैंक्स, पैडअप कैपिटल ऑफ बैंक्स, पैड अप बैंक की पूंजी भी। हाँ, आप इसको भी लगा सकते नहीं हो, ज़्यादा बेटर है आप BCD को लगाइए। किसको लगाए? BCD को। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव टू मेंटेन एसएलआर, यानी कि निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट को जो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एसएलआर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अभी मैंने बोला था कि एसएलआर जो होता है भाई मेरे, वो क्या बोलते हैं जाकर बैंकिंग प्रणाली में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जो एसएलआर होता है वो भाई मेरे कोई भी, यानी कि एसएलआर मतलब जो होता है जाकर कोई भी बैंक उसको मेंटेन कर सकती है। ठीक है, सभी बैंकों के लिए होता है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट विलेज लेवल, ये नहीं होगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कोई भी हो सकती हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि आप ज़्यादातर ऑप्शन लगाएंगे जाकर, देखो यहाँ पर दिया है कमर्शियल बैंक, लेकिन इसमें नहीं दिया है कहीं भी बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप यानी कि सभी बैंकों के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ए सी डी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, यानी कि सेकंड आपका ए सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ऐसे में जो एमएसएफ रेट होता है, ये मैं बोला था मैंने 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको रात भर के लिए कोई भी बैंक क्या करती है जाकर, ओवरनाइट। ठीक है, तो एमएसएफ रेट जो होता है जाकर, यानी कि जब आरबीआई किसी दूसरी बैंक को रात भर के लिए लोन देती है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया भी होगा, दिस इज लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट फॉर बैंक्स हु डू नॉट हैव एलिजिबल सिक्योरिटीज एबो एसएलआर लिमिट, द बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट। अब देखो ओवरनाइट वर्ड जहां भी आ जाएगा वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। और दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखना जाकर, एमएसएफ रेट जो होता है वो बैंक रेट के इक्वल होता है। क्या होता है, बैंक रेट जो होगी वही एमएसएफ रेट के बराबर होगी। तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो इन्होंने ऐसा बनाया है। द बैंक्स कैन अवाइल अप टू 1% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेट डिमांड एंड लाइफ टाइम लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेसिंग फोरनाइट। ऐसा कुछ नहीं होता है, सी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और पहला भी नहीं था। द इंटरेस्ट रेट ऑन एमएसएफ इज रेपो रेट प्लस का 0.25%। मतलब कहने का मतलब यह है कि रेपो रेट जो होती है ना, रेपो रेट से बैंक रेट जो होगी जाकर, देखो मैं आपको एक बात समझाऊं, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको समझ ही लो। मैं ये कहूँ, मैंने लिख दिया ये रेपो रेट। अरे क्या हो गया, एक सेकेंड वेट अ मोमेंट। तो रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट रेपो रेट से बैंक रेट जो होती है, बैंक रेट, वो प्लस का 2.5% ज़्यादा होती है। ठीक है, और जबकि एसडीएफ रेट जो होता है, एसडीएफ रेट वो रेपो रेट से पॉइंट माइनस का 0.25% कम होती है। बात पल्ले पड़ी। और बैंक रेट जो होती है वो एमएसएफ के बराबर होती है, इस बात को याद रखना। यानी कि बैंक रेट एमएसए रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा, और एसडीएफ रेट रेपो रेट से 0.25% कम, और जबकि बैंक रेट एमएसएफ रेट के बराबर होती है। बात पल्ले पड़ गई। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि द इंटरेस्ट रेट ऑन एमएसएफ, यानी कि एमएसएफ पर जो ब्याज दर होती है वो रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, यानी कि आपका ऑप्शन बी और डी करेक्ट होगा। ठीक है, बी और डी। एक सेकेंड, बी भी करेक्ट होना चाहिए, डी भी करेक्ट होना चाहिए। तो बी भी करेक्ट है यहाँ पर, डी भी करेक्ट है, जहाँ पर ए और सी को भी इंक्लूड किया गया है।
तो ज़्यादा बेटर आप ऑप्शन फोर्थ लगाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेता हूँ। लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट फॉर बैंक्स हु डू नॉट हैव एलिजिबल सिक्योरिटीज अबोव SLR लिमिट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये भी हो सकता है। द बैंक्स कैन अवेल up to 1% of their respective net demand and time liability outstanding at the end of the second proceeding fortnight। अच्छा, अगली प्रोसेस में 14 दिन के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो आप यहाँ से ज़्यादा बेटर, वैसे भी मैं सारे चेक नहीं करता, मुझे बस पता होना चाहिए था। आपका ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, तो बी इसमें भी है, डी इसमें भी है, यानी कि इसमें ए बी सी भी आ रहा है, इसमें ए सी डी भी आ रहा है। देखो, सी से सी कट गया तो मैंने सी निकाल लिया। ठीक है, ए से ए कट गया, ए भी निकाल लिया, और बी और डी तो पहले से ही करेक्ट थे, तो मैं कह नहीं सकता हूँ चारों करेक्ट थे, बात पल्ले पड़ गई। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? What penal interest is imposed by Reserve Bank of India on banking company if it do not maintain SLR? यानी कि मतलब क्या है कि अगर बैंक, कोई भी बैंक जो होती है, जाकर अगर SLR को, SLR यानी कि स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो उसको कितने का भुगतान देना पड़ेगा? तो मैंने बोला था बैंक रेट का 3% देना पड़ता है, बैंक रेट और जितनी भी होगी उससे 3% ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पेनल इंटरेस्ट इज इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बैंकिंग कंपनी इफ इट डू नॉट मेंटेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ SLR फॉर सक्सेसिव डेज। तो वही चीज़, सेम चीज़ पूछिए जाकर, क्वेश्चन आपका बैंक रेट का 3% ज़्यादा, अगर आप SLR को मेंटेन, कोई भी बैंक नहीं कर पाते, तो उसको बैंक रेट से 3% ज़्यादा उसको भुगतान करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल यह है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि LAF को के बारे में आपको बताना है। तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बात याद रखनी है जाकर। ठीक है, और लिक्विड का मतलब ही होता है जो नगद के रूप में हो, जैसे कि गोल्ड होता है आपका, कैश होता है, कोई सिक्योरिटी भी लिक्विड के फॉर्म में होगी। It is a monetary tool to control short-term money supply in economy। तो ये क्या होता है? It is a monetary tool to control short-term money supply in economy। ठीक है, it helps bank to manage their daily liquid by placing government security above the SLR requirement to RBI। It consists of repo and reverse repo rate transaction। तो रेपो रेट इज रिवर्स रेपो रेट प्लस, रेपो रेट इज रिवर्स रेपो रेट प्लस 0.25%। तो देखो डी भी गलत है। अब जिसमें डी आपका नहीं होगा, तो देखो डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और जब ये नहीं सही तो ये हो ही नहीं सकता। आपका ऑप्शन जो होगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू SLR। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो से आपको कथन को देखना है। ठीक है, टू मीट SLR कमर्शियल बैंक्स कैन यूज कैश ओनली। तो जो क्या बोलते हैं जाकर, SLR जो था आपका, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे थे जाकर। ठीक है, तो ये जो था जाकर, यानी कि स्टैच्यूरी लिक्विडिटी जो रेशियो था भाई मेरे, क्या केवल और केवल कमर्शियल बैंक के उपयोग में लाने के लिए इसको बनाया गया था? ठीक है, तो आप कहेंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, उनके उपयोग के लिए तो सभी बैंकों के लिए था। SLR इज मेंटेन बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ। तो बिल्कुल SLR को मेंटेन खुद ही बैंक करती हैं। SLR रेस्ट्रिक्ट द बैंक लेवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी।
यानी कि क्या करते हैं ताकि ऐसे मतलब कि बैंक जो हो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इतना बिना पैसा हो जाए कि वो मतलब कि पैसे को ज़्यादा उधार देने लगे, तो इस चीज़ को भी मेंटेन करती है। तो तीसरा विषय यानी कि पहला सही नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। आपको जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन। SLR कैन बी मेंटेन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड और कैश। बिल्कुल। SLR इज अ यूनिक टूल यूज्ड ओनली इन इंडिया। तो केवल केवल इंडिया में उपयोग में लाया जाता है, ऐसा कुछ बोला गया है जाकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो भाई मेरे जो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, क्योंकि इसमें लिक्विड आता है, लिक्विड का मतलब कैश फॉर्म में हो, जो नगद फॉर्म में हो, तो सिक्योरिटी गोल्ड और कैश जो कि तुरंत आप नगद करा सकते हैं कभी भी। और ये एक यूनिक टूल है जिसको इंडिया में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों सही हैं आपके, और आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा यानी कि बोथ 1 और 2, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या बताता है? तो कैश रिजर्व रेशियो जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, CRR रिफर्स टू, तो ये बात आपको पता है कि CRR जो होता है ये क्या बताता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था CRR जो होता है कुछ परसेंटेज जो होता है, कुछ प्रतिशत बैंक जो होती हैं अपने पास रखती हैं। ठीक है, और अगर उसको नहीं मेंटेन कर पाती हैं तो बैंक रेट का 3% उनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो कैश रिजर्व रेशियो किसको मतलब कि बताता है? कैश रिजर्व रेशियो जो होता है भाई मेरे, पहली बात तो आपको याद रखना है CDS का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो जो इसका जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जब द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी कि NDTL की बात की गई है, जब शेयर जो हो NDTL दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज अ बैलेंस विद द RBI, यानी कि जो NDTL के रूप में जब कोई भी बैंक अपने पास RBI से मतलब कि RBI से क्या करती है मतलब कि बैलेंस करने के लिए किसको, CRR को, तो कुछ परसेंटेज अपने पास रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, CRR। ठीक है, ऐसा RBI के नियम है। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितनी बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यू किया है मॉनेटरी पॉलिसी इन अ फाइनेंशियल ईयर? मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी का वित्तीय वित्तीय साल में, साल भर में कितनी बार उसको क्या करेगी उसकी समीक्षा करेगी, कितनी बार उसकी समीक्षा करती है? तो आप ये बात जानते हो ये बाई मंथली होता है, तो साल भर की बात की गई है। देखो हर 2 महीने में इसकी समीक्षा की जाती है, तो बात पूछिए जाकर आपके फाइनेंशियल ईयर में, तो पूरे 12 में कितनी बार किया जाएगा? 6 बार। बात पल्ले पड़ी। लेकिन आपसे पूछा है कैसे किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो बाई मंथली किया जाता है। ठीक है, यानी कि हर 2 महीने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज फॉर्मुलेटेड बाय, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है इसको रेगुलेट और फॉर्मुलेट कौन करेगा? तो उसको करेगा भाई मेरे RBI। ठीक है, SIDBI क्या होता है? ये होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटी छोटे बिजनेस यानी कि छोटी छोटी कंपनियों को मैनेज करने के लिए SIDBI है। ठीक है, RBI क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेमवर्क करेगी और उसको फॉर्मुलेट करेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सेम क्वेश्चन आया है जाकर कि जो RBI जो होती है जाकर मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा कब कब करती है? तो हर 2 महीने में करती है, बाई मंथली करेगी। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ तक आपकी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, पढ़ के आएंगे टॉपिक को और तब क्वेश्चन करेंगे, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा और ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगले पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम इन्फ्लेशन महंगाई से रिलेटेड MCQ करेंगे।